डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल इन वन वे एकेडमी। और जो हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट सीरीज की वीडियो आती हैं उसमें हम आज कवर करने वाले हैं सुधा भारद्वाज और एनआईए के केस को। अगर आज का न्यूज़पेपर आप देखो तो इस केस को बड़े एक्सटेंसिव ढंग से कवर किया गया है। सारे न्यूज़पेपर्स ने हेडलाइंस लगाई है। ये हेडलाइन है बेसिकली कि सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए का जो अपील था अगेंस्ट द सुधा भारद्वाज ऑफ डिफॉल्ट बेल उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि ये पूरी केस क्या है। एक एमसीक्यू भी दूंगा। जनरली इस टाइप का जो करंट अफेयर होता है ना उसको पॉलिटिक्स से जोड़ के आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है, इसलिए सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। और यहाँ पे जो केस है इसका भीमा कोरेगांव वायलेंस से क्या रिलेशन है और भीमा कोरेगांव जो वायलेंस हुआ था 2018 में उसका बैकग्राउंड है बेसिकली भीमा कोरेगांव बैटल, तो वो क्या है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक चीज यहाँ पे और क्वेश्चन मार्क में है कि पुलिस या फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती है इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कितने टाइम तक आपको जेल में रख सकती है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और फिर देखेंगे कि हमारे देश में कितने टाइप्स की बेल हो सकती हैं, मतलब कब कब आपको बेल दिया जा सकता है, किस किस कैटेगरी में दिया जा सकता है। ये सारी चीजें हम वन बाय वन करके समझेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, बेसिकली पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये आपको जवाब देना है। आज का जो ये न्यूज है उसी पे बेस्ड है। अगर आप इसका जवाब दे पाते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे पाते हो तो वीडियो के लास्ट तक आपको इसका जवाब पता चल जाएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं वीडियो के पीडीएफ के लिए। बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुधा भारद्वाज के मैटर को हम समझेंगे। पहले उस मैटर का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो एक लड़ाई होती है, एक बैटल होता है जिसे हम कहते हैं भीमा कोरेगांव बैटल। ये होता है आपका 1 जनवरी 1818 को। और ये जो लड़ाई होती है बेसिकली इंग्लिश फोर्स मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस टाइम पे उसके बीच में और मराठा पेशवा के बीच में ये लड़ाई होती है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो दोनों तरफ सोल्जर लड़ रहे होते हैं ये दोनों सोल्जर इंडियन कम्युनिटी से होते हैं। यहाँ पे जो सोल्जर होते हैं मेजोरिटी इसमें होती है दलित सोल्जर्स की, और यहाँ पे होते हैं उच्च जात के मतलब मराठा पेशवा लड़ रहे होते हैं। और आप सभी को ये रूल पता ही है अंग्रेजों का कि फूट डालो राज करो, बट यहाँ पे उनको केवल राज करना था। फूट हमारे बीच पहले से भी पड़ी हुई थी और आज भी पड़ी हुई है सोसाइटी कल्चर जाति के नाम पे। तो उसी तरीके से यहाँ पे बेसिकली दलित लड़ रहे थे अगेंस्ट द पेशवाज। अब इस लड़ाई में होता क्या है, दलित ये लड़ाई जीत जाते हैं और ये लड़ाई जीत जाते हैं तो उसी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है। ये जगह है बेसिकली पुणे में भीमा कोरेगांव। तो वहाँ पे ये देखो आप स्तंभ है, इसको एक बार डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी विजिट किया था, तो इसलिए एक तरह से ये सिंबल्स बन गया है दलित के विक्ट्री का ओवर द कास्टिज्म। ठीक है, बेसिकली 2018 में यही जो बैटल है इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा था और वो था 200th एनिवर्सरी। और इस एनिवर्सरी में यहाँ पे कम्युनिटी वायलेंस हो गया। जिस तरीके से ये लड़ाई लड़ी गई थी, दो कम्युनिटी के बीच की लड़ाई बना दिया गया था, उसके बाद सेलिब्रेशन होता था तो डेफिनेटली वो चीज़ें फील आती थी। तो यहाँ पे दो कम्युनिटी के बीच में जब इसका सेलिब्रेशन चल रहा था तो दो कम्युनिटी के बीच में क्या हो जाता है, वायलेंस हो जाता है, मतलब अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में। अब इस वायलेंस से एक रात पहले मतलब 31 दिसंबर 2017 को तो एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज का यहाँ पे स्पीच हुआ था। और पुलिस का कहना है कि ये जो स्पीच था बहुत ही आप कह सकते हो भड़काऊ था, भड़काने वाला था। और उसी के एक दिन बाद 1 जनवरी 2018 को चूंकि ये सेलिब्रेशन होना था और इसी सेलिब्रेशन के बीच में क्या हो जाता है, यहाँ पे कम्युनिटी वायलेंस हो जाता है। तो इसकी जांच करते हुए पुलिस पहुंच जाती है सुधा भारद्वाज के पास। और सुधा भारद्वाज पे एक और आरोप लगता है कि इनका मॉइस्ट लिंक है। जब केस चल रही होती है तो उसमें पता चलता है, पुलिस का कहना है कि इनका जो मॉइस्ट होते हैं उनके साथ लिंक है। फिर यहाँ पे आ जाती है एनआईए और इनके ऊपर लगाया जाता है यूएपीए मीन्स अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 में आया था। हालांकि उसके बाद कई सारे यहाँ पे अमेंडमेंट किए गए हैं, कई सारी चीज़ें ऐड किया गया है, सब्सट्रैक्ट किया गया है, बस उस डिटेल में हमको नहीं जाना है।
बेसिकली इसी केस में इनको, सुधा भारद्वाज को अरेस्ट किया गया था अगस्त 2018 को, तब से लेके वो जुडिशियल कस्टडी में थी। अब आपको पता है कि पुलिस कस्टडी होती है, पुलिस कस्टडी 24 आवर की होती है, इसके बाद उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर फिर से फर्दर इन्वेस्टिगेशन है तो क्या कहते हैं, वो जुडिशियल कस्टडी मांगते हैं पुलिस वाले, और मजिस्ट्रेट क्या करता है, जुडिशियल कस्टडी में देना होता है तो दे देते हैं। इसके बाद वो मजिस्ट्रेट के अंडर कस्टडी में रहते हैं और इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। ये पूरा प्रोसेस है, बेसिक चीज़ें आप सभी लोगों को पता ही होंगी। तो पूरा केस आपको समझ में आ गया। अब इसी केस में जो सुधा भारद्वाज थी, तब से लेके 2018 से लेके अब तक जेल में थी। और हुआ क्या, लास्ट वीक में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट बेल दे दी। डिफॉल्ट बेल क्या होती है, अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या पुलिस है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अगर ये एजेंसी या पुलिस अपनी जो रिपोर्ट है, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट, वो सबमिट नहीं कर पाती है किसी स्पेसिफाइड टाइम में, तो जो एक्यूज है उसको बेल दे सकती है कोर्ट। ठीक है, कोर्ट का ये कहना है कि अगर आप रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली कोई आदमी को कब तक जेल में रखा जा सकता है, इस नाम पे कि अभी उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उनको जेल में रखा जाएगा। तो कोर्ट क्या दे देती है, उसको बेल दे देती है। इसे हम कहते हैं डिफॉल्ट बेल। और इसका एक और नाम है, इसे हम स्टैट्यूटरी बेल भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके पास एक तरह से अधिकार है, कानूनी अधिकार है, इसीलिए इसको स्टैट्यूटरी बेल भी कहा जाता है। अब एक चीज हम यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, और मैं चाहूंगा कि इस पे आपका क्या ओपिनियन है आप भी बताना। कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो या पुलिस हो, अगर वो अपनी टाइम पीरियड में रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाती है तो उसके कितने रीजन हो सकते हैं। मेरे परसेप्शन के हिसाब से, मेरे ओपिनियन में उसके 3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन कि जो एजेंसी है वो एफिशिएंट नहीं है, इनएफिशिएंट एजेंसी है, और जो भी केस का इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रही है। अगर हम एजेंसी ना कहें तो ये कह दें जो ऑफिसर्स वहाँ पे हैं, इंचार्ज ऑफिसर, वो इनएफिशिएंट हैं, तभी तो जो टाइम दिया गया है डेफिनेटली वो टाइम सोच के ही दिया गया होगा, और उसको कई बार एक्सटेंड भी किया जाता है, आगे हम देखेंगे। और उस टाइम पीरियड में अपनी केस को ये कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, इनएफिशिएंट है। दूसरी चीज ऐसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये बेचारे इनएफिशिएंट है, मान लीजिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है और जिसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व है, तो उनको कई जगह परमिशन लेनी पड़ती है। मान लो कभी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस हैं जहाँ पे इंटरनेशनल एजेंसीज इन्वॉल्व है, या कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे रिपोर्ट मांगना होता है, रिपोर्ट देना होता है, वहाँ के अथॉरिटी से काम करना होता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो समझ में आता है कि बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनके हाथ में नहीं है, कई सारी कंट्री या कई सारे लॉ एजेंसी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो सबसे रिपोर्ट मांगना, लेना देना टाइम लगता है। तो एक तो ये रीजन हो सकता है। तीसरा रीजन हो सकता है, जो जनरली आप देखोगे कि पुलिस वाले या फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस चीज को इल्लीगल तरीके से फेवर करते हैं, कि उनका इंटेंशन ही खराब है। अब उनका इंटेंशन खराब है मतलब 2 तरीके हो सकते हैं इंटेंशन खराब होने का। एक तो ये हो सकता है कि वो आपको बचाना चाह रहे हैं, दूसरा ये हो सकता है कि वो आपको फंसाना चाह रहे हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि बचाना चाह रहे हैं, कैसे बचा सकते हैं आपको। मान लीजिए कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और वो इन्वेस्टिगेट करती है, और फाइनली ये होता है कि अगर मान लीजिए फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया जाता है, तो यहाँ पे इतना प्रूफ है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास कि आपके ऊपर चार्ज प्रूव हो जाएगा और आपको जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगा, या जो भी होना है वो हो जाएगा। पर आपका लिंक ऐसा है कि आप इसको डिले करवा पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, एजेंसी से कांटेक्ट कर लोगे या पुलिस से कांटेक्ट कर लोगे, और आपकी साठगांठ हो जाएगी। और पुलिस क्या करेगी, अपना रिपोर्ट ही केस में नहीं डालेगी, बोलेगी हमारे पास ये प्रूफ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस तरीके से डिले होता जाएगा और आपके ऊपर चार्ज नहीं बन पाएगा। तो इसे कहते हैं कि आपको जो एजेंसी है वो बचा रही है। दूसरा, आपको एजेंसी शायद फंसा रही हो। फंसाना कैसे है, मान लीजिए एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन किया और वहां पे कोई प्रूफ आपके अगेंस्ट में नहीं मिलता है। अब यह है कि अगर फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो जाती है तो आप कोर्ट से क्या हो जाओगे,
बरी हो जाओगे। और ये चाहती नहीं है एजेंसी, एजेंसी नहीं चाहती, एजेंसी खुद नहीं चाहती है, उसके ऊपर प्रेशर है, या जो आपके अगेंस्ट में है वो पैसे दिया, या कुछ भी हो सकता है, व्हाट एवर दैट, कुछ भी रीजन हो, एजेंसी नहीं चाहती कि आप जेल से बाहर आओ। तो ये क्या करेंगे, अपने फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जुडिशियल कस्टडी कोर्ट से मांगते रहेंगे कि हमें कुछ दिन का और टाइम दिया जाए, हमें कुछ दिन का और टाइम दिया जाए। और ये दोनों टैक्टिस हमारे देश में या फिर किसी भी देश में बहुत पॉपुलर ढंग से यूज किया जाता है ना। जब भी कॉन्टेक्ट बन जाता है तो बहुत पॉपुलर तरीके से इन दोनों टैक्टिक्स को यूज किया जाता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है किसी केस को टाइम पीरियड में इन्वेस्टिगेट नहीं करने का। आप इस पे क्या सोचते हो कि हमारी एजेंसी इन तीनों में से किसको यूज करती हैं ज्यादा, या फिर इनसे कुछ अलग तरीके भी होते हैं जिसको वो यूज करती हैं बेसिकली लोगों को परेशान करने के लिए या फिर जस्टिस लाने के लिए, व्हाट एवर दैट, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, कि बेसिकली जुडिशियल कस्टडी के नाम पे कितने टाइम तक किसी एक्यूज को जेल में रखा जा सकता है। ध्यान रखिए, आपके ऊपर आरोप लगा है, अभी आपके ऊपर केस सिद्ध नहीं हुआ है, तो एक तरह से हो सकता है कि आपको फंसाया गया हो, और आपको फंसाया गया हो इस बिना पे बहुत दिनों तक जेल में रखा जाए, ये बात गलत है। नहीं, जब तक प्रूफ नहीं होता है, बिना कुछ कांड किए आप जेल में रहो तो ये सही नहीं है। तो पहली चीज कि पुलिस 24 आवर के अंदर, आप सभी को पता ही होगा कि जो सस्पेक्ट है या फिर जो एक्यूज है उसको कोर्ट के सामने पेश करेगी, और अगर उसको चाहिए कस्टडी चाहिए तो वो कोर्ट से डिमांड करेगी कि हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है, हमको बेसिकली इनका आप जुडिशियल कस्टडी दे दो। जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में ये डिफरेंस होता है कि पुलिस कस्टडी में आदमी फिजिकली पुलिस के पास प्रेजेंट होता है, और जुडिशियल कस्टडी मतलब वो जो मजिस्ट्रेट है उसके अंडर कस्टडी में रहता है वो, ठीक है, उसके देखभाल में रहता है। पुलिस अपने मर्जी से उसको कहीं लेके जा नहीं सकती, पुलिस अपने मर्जी से उससे पूछताछ नहीं कर सकती। ये सारी चीजें जो मजिस्ट्रेट के रिकॉर्ड में है उसमें रहेगा कि हाँ कब उसका पूछताछ हुआ है, कहाँ उसको ले जाया गया है। बट अगर पुलिस अपने कस्टडी में रखती है तो ये सारी चीजें मजिस्ट्रेट या कोर्ट के पास नहीं होती हैं। तो ये होता है पुलिस कस्टडी और मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल कस्टडी। अब ये होता कितने दिन का है, जनरली जो नॉर्मल केसेज होते हैं उनमें ये 60 डेज का होता है। 60 डेज में ऑफेंस का जो होता है फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना होता है कोर्ट में। कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जो थोड़े से आप कह सकते हो कि हीनियस टाइप के हैं, जिसमें सजा का ज़्यादा प्रावधान है, 10 ईयर का है, या फिर डेथ इम्प्रिजनमेंट का, या फिर डेथ का है, या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का है। वहाँ पे ये 90 डेज का होता है। तो मतलब इन शॉर्ट कह सकते हो कि 60 से लेके 90 डेज का ये जुडिशियल कस्टडी होता है। इससे ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, बट हर बार ऐसा नहीं है। कुछ स्पेशल एक्ट हैं, जैसे स्टार्टिंग में हमने नाम लिया था यूएपीए का, तो इस तरीके से कुछ स्पेशल केस हैं, जैसे नारकोटिक्स में शाहरुख खान का जो लड़का गया था वहाँ पे आपने देखा था। इस तरीके से हमारे देश में कुछ स्पेशल कानून है जिसमें ये कस्टडी बढ़ाया भी जा सकता है और दोबारा फिर से मांगा जा सकता है और फिर से बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम बात करें यूएपीए का, जैसे कि ये नारकोटिक्स वाला है तो ये 180 डेज का होता है। यूएपीए में भी 90 डेज का होता है, बट फिर से उसको 90 डेज के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और एनआईए का यहाँ पे अलग से स्पेशल कोर्ट भी होती है इसके लिए, सारे मैटर्स देखने के लिए। तो ये पूरा एक टाइम फ्रेम हो सकता है, आप कह सकते हो कि थोड़े थोड़े चेंजेस हो सकते हैं अलग अलग स्पेशल जो एक्ट है उनमें, बट जो मेजर एक्ट हैं जहाँ पे ज़्यादा दिन की जुडिशियल कस्टडी होती है वो नारकोटिक्स वाले हैं, यूएपीए है, इस टाइप के। और अगर कोर्ट को लगता है कि इन टाइम फ्रेम में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो प्रॉपर तरीके से अपनी रिपोर्ट नहीं दे पा रही है, या फिर जो कस्टडी एक्सटेंड करने की डिमांड कर रही है उसके पास प्रॉपर रीजन नहीं है, तो वो उसको डिफॉल्ट बेल दे सकती है एक्यूज को, जो बेसिकली हुआ है सुधा भारद्वाज वाला केस में। और इसके बाद जब उनको सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट बेल मिली तो एनआईए इस केस को लेके पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और सुप्रीम कोर्ट एनआईए की जो अपील है उसको रिजेक्ट कर देती है। तो अब पूरा मैटर आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। डिफॉल्ट बेल क्या होती है वो भी आपको पता चल गया होगा। और भी हमारे देश में कुछ बेल होती हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिफॉल्ट बेल के बारे में यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है। और जो इन जनरल हमारे देश में बेल होती है, पहले तो होती है रेगुलर बेल, कि आपके ऊपर कोई केस हुआ, आपने बेल फाइल किया, ठीक है, दोनों चीजें हुई, ये बेसिकली होती है सीआरपीसी के यहाँ पे सेक्शन मेंशन है उसके अंदर। और बहुत बार आपने इसका नाम सुना होगा एंटीसिपेटरी बेल। ये क्या होता है भाई? ये बेल ऐसी होती है ना कि आदमी अभी अरेस्ट ही नहीं हुआ है, उसको डाउट है कि पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है,
तभी वो कोर्ट चला जाता है और कहता है कि मुझे बेल दीजिए, मुझे गलत तरीके से या जो भी उसके पास कहने के लिए होता है उसके अगेंस्ट में वो कहता है कि हमें बेल चाहिए क्योंकि उसका रीजन ये है, पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है। तो बहुत सारे केस में एंटीसिपेटरी बेल भी दिया जाता है जो एक्यूज है उसको। और एंटीसिपेटरी बेल जो होती है ना, ये केवल सेशन कोर्ट जो होते हैं और हाई कोर्ट हो सके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लोग चले जाते हैं, हाई कोर्ट नहीं मानते हैं, तो यही कोर्ट्स दे सकते हैं। सेशन कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे बड़ा वाला क्रिमिनल कोर्ट होता है ना, उसे हम कहते हैं, और हाई कोर्ट आप सभी लोगों को पता ही है। और इसका रिसेंट एग्जाम्पल है आपका परमवीर सिंह, जो मुंबई के एक्स कमिश्नर थे। उन्होंने इस टाइप के बेल के लिए कोर्ट में गुहार लगाई थी क्योंकि उनको लग रहा था कि मुंबई पुलिस उनको अरेस्ट कर लेगी। एक बेल का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, वो है अंतरिम बेल। ये बेसिकली कन्हैया कुमार का अगर मैटर आपको याद हो, कई सारे जगह डिबेट में भी कन्हैया कुमार को ऐसा कहा जाता है कि भैया तुम क्यों इतना उछल रहे हो, तुम तो अंतरिम बेल पे घूम रहे हो कोर्ट के, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम जेल में नहीं हो, मतलब तुम कन्विक्टेड नहीं हो या फिर तुम एक्यूज नहीं हो, कन्विक्टेड तो नहीं कह सकते, एक्यूज नहीं हो, तुम बाहर घूम रहे हो बट अभी भी तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है। अब अंतरिम बेल क्या है, मान लीजिए कोई आदमी है वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए, मतलब अरेस्ट से पहले बेल के लिए कोर्ट जा चुका है, या फिर रेगुलर बेल का जो मैटर है वो उसका कोर्ट में चल रहा है, बट जैसे ही ये मैटर एंटीसिपेटरी बेल, अभी कोर्ट ने उस पर कोई फैसला नहीं दिया है, तभी पुलिस के हत्थे आप चढ़ जाते हो, पुलिस ने आपको पकड़ लिया। तो ये मैटर चल रहा था एंटीसिपेटरी बेल वाला, या फिर रेगुलर बेल वाला आपका केस चल रहा है उसमें। तो इन दोनों केस में अगर आप पुलिस के हत्थे चढ़ गए हो, पकड़ लिए गए, जैसे कन्हैया कुमार को पकड़ा गया था, तो उस केस में कोर्ट ने उनको क्या किया, अंतरिम बेल दिया। और ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। स्टार्टिंग में कन्हैया कुमार को 6 मंथ के लिए दिया गया था। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि आप अपना मूवमेंट कोर्ट को बताओगे, आप देश के बाहर जाओगे तो कोर्ट का परमिशन लोगे, या फिर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनका परमिशन लोगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आपको अंतरिम बेल दिया जाता है। ठीक है, ये सारे बेसिकली आपके बेल के प्रोसेस हैं कि आप कौन कौन सा बेल ले सकते हो अगर आप एक्यूज हो तो होप सो कि आपको पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक। और जो हमारा क्वेश्चन था उसका ऑप्शन है बी, मतलब वहां पे जो दोनों ऑप्शन है वो सही है।